अब यूं मानो प्रॉपर ये सिलेबस का पार्ट चलने लग गए। एक चीज सुनी होगी आपने, अरे क्या हो जाता है इसमें, ठीक है। मैं सो रहा हूँ सुबह, मैं सोया रहा तो सुबह मैं सो ही रहा हूँ, सुबह जगना है मुझे, ऑफिस जाना है, 8 बज गए। मैंने अलार्म भर रखी है 7 बजे की, मैंने 7 बजे की अलार्म चेक की, वो मैंने बंद कर दी, मुझे पता भी नहीं है, नींद में ही बंद कर दी मैंने। फिर वो 15 मिनट बाद फिर भरते हैं ना स्नूज करके, उसको बार बार बजती है, फिर बंद कर दी, फिर 7:30 फिर बंद कर दी। बड़ी मुश्किल से जग पाते हैं सुबह हम। लेकिन जब हैबिट बन जाती है हमारी कि जगना ही है, तब अलग बात। क्या कारण है उसका, सोचो आप, कि हम बिना सोचे समझे तुरंत हाथ जाता अलार्म पे, सोते सोते ही उस पर हाथ दबा देते हैं। क्या कारण है वो, उसको ही जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की वस्तु अपनी स्थिति को ही बदलना नहीं चाहती। कैसे, कि मैं सो रहा हूं तो मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो ये कहती है कि पड़ा रहे, कुछ नहीं जा रहा, सोता रहे, आनंद है जीवन के, वो जड़त्व है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि जड़त्व क्या है। फिजिक्स तो जाने क्या क्या कहेगी, पर आपको याद करने के लिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई, हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर वस्तु के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी परिवर्तन करो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, कंफर्ट जोन में ही रहना चाहेंगे हम सो रहे हैं तो सोते ही रहना चाहेंगे, नहीं सोता रहूंगा मैं। और विरोध करेगा, यदि हम उठने का विरोध करेंगे फिर कहेगा वो सो जा सो जा सो जा, कुछ नहीं 5 मिनट और सही। वही जड़त्व है, वही तो जड़त्व है कि विरोध कर रहा है, वो गुण है। तो पढ़ लो अब बस, जड़त्व क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था, विराम में पड़े तो वो चाहता है विराम में ही पड़े रहें। हमारे अंदर कोई है, अंदर ऐसा गुण, हर व्यक्ति, हर हर वस्तु के अंदर होता है वो गुण, कि जो अवस्था उसी में रहना चाहते हैं। और वो गुण कह रहा था जड़त्व, जड़त्व का गुण है वो बस, कि जड़त्व का गुण नहीं चाहता कि हम अपनी अवस्था बदलें। यदि हम विराम में पढ़े तो वो चाहता है विराम में ही पड़े रहें। और यदि हम गति कर रहे हैं तो वो जड़त्व चाहता है कि ये गति करता रहे, रुके ही ना कभी। भाई दो ही तो अवस्थाएं, या तो विराम में या गति में, फिजिक्स की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना। कि विराम में तो वो इनर्सिया चाहता है, इनर्सिया कहते हैं, जड़त्व का मतलब होता है इंग्लिश में इनर्सिया, सिंपल इनर्सिया। तो इनर्सिया क्या कहता है, इनर्सिया का लॉ, कि जो वस्तु जैसे ऐसी रहे, विराम में तो विराम में रहे और गति में तो गति में रहे, बस इतना सा, यही गुण है, कुछ भी नहीं है इसमें। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, याद कर लो। और हमारे अंदर कूट कूट के भरा है सबके अंदर एनर्सिया, जैसा है ऐसे ही रहना चाहते हैं हम। और जो इस एनर्सिया से लड़ गया, भिड़ गया, जिसने इसका विरोध कर दिया, बस समझ जाओ वो कुछ भी कर सकता है। और कर रहे हैं लोग। 4 बजे जगना है, पहले 8 बजे जगने वाले 4 बजे जगने लग गए। उन्होंने कहा भाड़ में जाए नरसिया, हमें आगे बढ़ना है नरसिया से, क्योंकि नरसिया विरोध कर रहा है, हम उससे डबल विरोध करेंगे तो कभी ना कभी नरसिया से पार कर जाएंगे। अभी तो सिर्फ इतना याद कर लो जो लिखा हुआ है, जो मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। अब 3 प्रकार का होता है ये नरसिया, याद कर लें, ये तो बिल्कुल टेक्निकल चल रहा है, सिंपल याद करोगे हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, जड़त्व जो बता दिया मैंने आपको, विरोध करता है किसी भी अवस्था का। विराम में तो विराम में रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता नहीं कि बदले। वो नहीं चाहता कि विराम से गति में जाए, वो नहीं चाहता। वो कौन, जड़त्व, की गति से विराम में आए, बस। तो 3 प्रकार का क्या क्या है, एक तो है विराम का जड़त्व। इसका मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। कोई वस्तु विराम में पड़ी है तो विराम का जड़त्व क्या कहेगा, कि मुझे विराम से अलग मत ले जाओ, सब मैं गति में नहीं जाना चाहता। यही विराम का जड़त्व है। भाई नाम से क्लियर हो ना, विराम का जड़त्व मतलब विराम का विरोध करेगा ऐसा जड़त्व। नाम से क्लियर हो रहा, विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना, विराम से गति में जाना ही नहीं चाहता। और वो कौन होता है, विराम का जड़त्व। नाम से क्लियर हो रहा है। दूसरा देखें आप, गति का जड़त्व, सिंपल, एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। गति में कोई वस्तु एक समान गति में, और यदि हम उसको विराम में लाना चाह रहे हैं, गति का जड़त्व मना कर देगा, गति का जड़त्व विरोध करेगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे गति में ही रहना साहब, एक समान गति में ही रहूंगा मैं। वो क्या है, गति का जड़त्व। और ये क्या था, विराम का जड़त्व, जो विराम का विरोध करता है। विराम का विरोध नहीं कर रहा, मतलब जो विराम अवस्था में पड़ी है ना कोई वस्तु, और उसे गति में ले जा रहा है, तब विराम का जो जड़त्व है वो विरोध करेगा। विराम का जड़त्व विराम में ही रहना चाहेगा, सिंपल सा टेक्निक, कि विराम का जड़त्व चाहेगा विराम में ही रहे वस्तु।
और गति का जड़त्व क्या कह रहा है? समान गति में होने वाले परिवर्तन को मत करो, मुझे गति में ही रहने दो। गति का जड़त्व कहता है मुझे गति में रहने दो, विराम का जड़त्व कहता है मुझे विराम में रहने दो। तो वो अपने अपने विरोध करना शुरू कर देंगे। तीसरा दिशा का, सिंपल सी बात है, गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना। जो गति का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है, वो क्या कहेगा कि मुझे तो इसी दिशा में रहने दो, मैं नहीं बदलना चाहता। बदलेंगे तो भी बदलेंगे तो ये तो भी क्या विराम का जड़त्व चाहेगा कि हम जड़त्व में ही रहें, विराम में ही रहें? ऐसा थोड़ी होता है। पर वो कब है? जब हम विराम के जड़त्व से ज्यादा फोर्स लगाएं। क्यों? जड़त्व भी एक बल है, ध्यान रखना। जड़त्व कुछ नहीं, बल ही तो है जो रोक रहा है, बल। और जब विराम के जड़त्व से, मान लो कोई वस्तु, सिंपल सी बात, विराम में पड़ी है और हम चाहते हैं वो गति में आ जाए, तो विराम का जड़त्व क्या करेगा? उसको रोकेगा, नहीं विराम में रहना है मुझे तो। लेकिन हमें उससे कैसे पार पाड़नी है, कैसे आगे निकलना है? कैसे? कि जब हम विराम के जड़त्व जो बल है एक, उससे ज्यादा बल लगा दें, उसका ज्यादा विरोध कर दें। सिंपल, इनसे ज्यादा वर्क कर देंगे, इनसे ज्यादा बल लगा देंगे तो इनका विरोध हम कर देंगे, पॉसिबल है। पर ये तो बता रहा है कि ऐसे होते हैं, ऐसे 3 गुण होते हैं। सिंपल था, एक रीडिंग में समझ में आ जाएगा, मुझे पता है, पक्का भरोसा है मुझे, आई एम श्योर। हाँ, आज हम क्या है, न्यूटन के लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। नाम सुना ना बार बार, न्यूटन। फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं, कोई भी टीचर होते हैं या कोई जो विद्वान है, वो सबसे पहले न्यूटन की कहानी बताते हैं। न्यूटन ने सेब गिरते देखा, सेब गिर गया या जो भी फल रहा होगा, और उसने सोचा यार ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी से वो देखो आज तक फेमस है। जब भी एग्जाम्पल होता है फिजिक्स स्टार्ट का, तो न्यूटन का ही एग्जाम्पल रिलेट करते हैं हर जगह। तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कुछ भी रटने का नहीं है। और रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, साइंस के प्रयोगों में सबसे ज्यादा ये यूज होता है। और आसान है, देखना आप कैसे ध्यान लगाना, पूरा बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। चीजें जैसी हैं ऐसे ही देखनी, उसी एंगल से देखनी है। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम, तो न्यूटन ने दिए थे 3 लॉ। किसके? गति के। ध्यान रखना, गति के। स्पेशल चीज देख रही है, न्यूटन का तो और भी लॉ आएगा। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ भी आएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी आएगा। लेकिन ये नियम है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद गति बंद हो जाएगी। बंद कैसे हो जाएगी गति? गति तो चलती रहती है। गति बंद मतलब हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा गति का। तो न्यूटन के 3 नियम बाकी हैं। न्यूटन का पहला नियम गति का, दूसरा और तीसरा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है, समझना है, सब लिखा हुआ पढ़ लेना जाके, मैं समझा देता हूं इजी वर्ड्स में। हम गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, कभी देखना आप, और बस चल रही है, एकदम से कंडक्टर ब्रेक लगा, सॉरी ड्राइवर ब्रेक लगाता है एकदम से। हम बैठे हैं, वो याद करो थोड़ा, वहीं पहुंच जाओ गाड़ी में। हम गाड़ी में सीट पे बैठे, ड्राइवर ने लगाई ब्रेक, क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति जो बैठा होगा, क्या होगा? वो आगे गिरेगा। देख लेना आप कभी, 100%, यदि आपने फील किया हो तो। जैसे ही ड्राइवर ने लगाई ब्रेक, हमारा जो ऊपरी हिस्सा है, धड़ कहते हैं जिसे, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो गिरेगा आगे। ऐसे ही यूं गिरेगा वो आगे, ये हमारा धड़ मानो, यूं गिरेगा वो एकदम से आगे। क्यों? दूसरा एग्जाम्पल, कोई वस्तु विराम में थी, वस्तु नहीं, कोई गाड़ी विराम में थी, वो तो चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाए, तब हमारा अपर पार्ट आगे गिरा। लेकिन गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी बंद पड़ी थी, गाड़ी स्टार्ट हुई चलने को, तब देखना एकदम से पीछे झटका आता है। वो न्यूटन बाबा का ही करामात है। न्यूटन बाबा ने एक्सप्लेन किया उसको कि भाई ये कहानी फिजिक्स से जुड़ी है। नहीं पहले जब न्यूटन ने क्या, जब न्यूटन ने लॉ नहीं लाए होंगे ये तीनों, तो क्या फिजिक्स तब काम नहीं कर रही थी? वो तो काम तब भी कर रही थी। भाई कोई ऐसा नियम है जो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से जीवन स्टार्ट हुआ है, वो नियम चलते ही आ रहे हैं। लेकिन उनकी तो क्या खोज हुई कि ऐसा भी होता है, उन्होंने उसकी स्टडी की, तब पता लगाया। ऐसा नहीं कि वो न्यूटन के आने से पता लगा, वो था, पर न्यूटन ने खोज की तो उसका नाम न्यूटन का दे दिया बस, क्योंकि उन्होंने स्टडी की उस बात की कि इसमें कारण क्या है। ठीक है ना? बस तो पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। वो क्यों हुआ था, गाड़ी में आगे गए पीछे गए, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये क्या कहता है, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। और मतलब अथवा, कोई वस्तु विराम में है
तो विराम में रहेगी। कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। सही है ना? कोई वस्तु जैसी अवस्था में ऐसा ही रहना चाहती है। यदि वो विराम में है कोई वस्तु तो विराम में ही रहना चाहती है। और कारण आपको बता दिया मैंने, क्या? जड़त्व, इनर्शिया। इसीलिए मैंने इस नियम को पढ़ाने से पहले जड़त्व बताया था। वो क्यों जड़त्व भी रोक रहा है उसे। कोई न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है सिंपल वर्ड्स में, कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और अथवा कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई भारी बल ना लगाया जाए। भारी बल, कोई भारी बल मतलब जैसे ये बोतल रखी थी, मैंने उठा ली। ये बोतल टेबल पे रखी थी, मैं अभी उठा के लाया हूं इसको हाथ से। ये विराम में थी बोतल टेबल पे, तो ये किस में थी? विराम अवस्था में थी। मैं उठा के लाया हूं तब जाके उठी ये, एकदम अपने आप तो नहीं उठी, क्योंकि विराम में ही रहना चाहती थी। इसका इनर्शिया कह रहा था, इसका जो जड़त्व का गुण है वो चाहता था कि मैं विराम में ही पड़ा रहूं। लेकिन मैंने कहा ना उसको, हम उससे ओवरकम कर सकते हैं, उस जड़त्व को जीत सकते हैं। तो कब? जब उसका विरोध कर देंगे। तो हमने विरोध कर दिया, हम उठा लाए इसको, उठना पड़ा इसको, जो मेरा हाथ में आ गई। अब वापस रख दी मैंने, ये वहीं गई ना। यही है, यही रूल, यही लॉ पहला कह रहा है कि विराम में कोई वस्तु है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और गति में है तो गति में रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भारी बल नहीं लगाए। तो अभी मैंने जब बोतल ली यहां से, तो विराम में थी, लेकिन उठ के आ गई, मेरे हाथ में ले आया मैं इसको वहां से उठाकर। कैसे? कि मैं बल लगाया ना मैंने, तभी तो आई। यही भारी बल था। भाई इसका जो बोतल है, इसका बल थोड़ी था वो, जो यहाँ आ गई मेरे हाथ में, मैं ही तो लाया उठा के। तो यही तो भारी बल है, सिंपल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। देखो पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, मैंने जो बताया वही है। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। देखो कह रहा है, और जड़त्व मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। क्यों? न्यूटन का जब फर्स्ट लॉ आता है मोशन वाला, ये तो इससे पहले हमें जड़त्व पता होना चाहिए। और जड़त्व में बता चुका हूं कि कोई वस्तु का ऐसा गुण जो उसके अंदर विरोध करता है, विराम का चाहे गति का। विराम में है तो वो चाहता है जड़त्व कि विराम में ही रहे वस्तु, और यदि गति में है कोई वस्तु तो जड़त्व क्या कहेगा? ये गति में ही रहे। सिंपल। मतलब परिवर्तन का विरोध करता है कौन? जड़त्व। बस एक प्रकार से वो रूढ़िवादी है कि जैसे चीजें चल रही हैं ऐसी ही चलती रहें। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको। पढ़ लेना आप, मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी, और यदि वस्तु गति में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल, अभी बताया मैंने, बाहरी बल ना लगाया जाए, तो उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। वो मैंने बता ही दिया। और दूसरा नाम इसका क्या है? गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं, क्योंकि हो सकता है इस पे कुछ स्टडी। गैलीलियो, गैलीलियो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनको भी नाम दिया गया, थोड़ा बहुत इनमें नाम जोड़ा गया, तो उनको भी रेस्पेक्ट दिया है। हो सकता है उन्होंने भी इस पे अध्ययन किया हो, बस इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब उसके उदाहरण देख लो। पेड़ को हिलाने पर फलों का टूट कर गिरना, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। पेड़ है कोई, उसकी टहनी हिलाई हमने, पेड़ हिलाया हमने, तो फल गिर गए। इसमें न्यूटन का पहला लॉ कैसे आ गया? कैसे आ गया बताएं आप। इसलिए आ गया कि जब मैंने पेड़ हिलाया तो टहनियों को तो पता लग गया। अब ये ध्यान, अब ना आप ये मत सोचना सर टहनी को कैसे पता लग गया, उसके कोई कान थोड़ी होते। बट यार एक बात हो, कि टहनी, टहनी और पेड़ से लेकर एक ही कनेक्टेड है वो। ऐसी ही लिटरेचर है पढ़ाई की, फिजिक्स की ऐसी ही लिटरेचर, ऐसी मान के चलती है। वो एज्यूम ही तो कर रही है। रियल में तो हमें क्या पता क्या है, हो सकता है हम तो ये मानेंगे अपने आप ही गिर रहा है साहब वो, पर फिजिक्स जो मान के चल रही है कि पेड़ जब हिलाया हमने तो क्या हुआ? फल गिर गए नीचे। देखना कभी हिला के आप, फल गिर जाते हैं नीचे। भारी होंगे पर कई बार नहीं भी गिरते होंगे। हर जगह नहीं चल सकता, क्योंकि हो सकता है वहां पे प्रॉपर बल नहीं पहुंचा हो। भाई जड़त्व था उसमें, जड़त्व हर जगह होता है, परिवर्तन का विरोध करता है। जब हम हिला रहे हैं तो कोई वस्तु विराम में, वो विराम में तो रहना चाहेगी, वही तो मैंने बोला है। भाई न्यूटन का पहला लॉ भी यही कह रहा है कि कोई वस्तु विराम में तो विराम में ही रहना चाहती है, और गति में तो गति में रहना चाहती है। कब तक? जब तक भारी बल ना लगाया जाए। तो जब हमने पेड़ खड़ा था, उसमें आम लग रहे हैं, आम वाला पेड़ तो आप हिला भी नहीं पाओगे शायद, लेकिन ऊपर चढ़ के हिला रहे हो आप। और भी अच्छा एग्जाम्पल, आप ऊपर चढ़ गए आम के पेड़ पे, तब आप ऊपर से हिला रहे हो, नीचे भाई खड़ा है आपका, हाँ भाई हिलाओ हिलाओ हिलाओ, मैं नीचे से आम ले लूंगा। ये मान लेते हैं एग्जाम्पल, डेली लाइफ का कर भी लेते होंगे कई लोग, चढ़ जाते हैं कई पेड़ों। तो उन्होंने, उसके भाई ने ऊपर से हिलाया पेड़, तो आम गिर गया नीचे। टहनी हिलाई उसने जोर जोर से, आम गिर गए नीचे। कैसे? क्योंकि टहनी जब हिला रहे थे तो टहनी जैसी हमने पकड़ी,
भाई पकड़ी होगी ना भाई ने, उसके ने, एक ने, जिसने हिलाने जा रहा था, टहनी जैसे ही पकड़ी तो टहनी को पता लग गया कि हाँ यार गति होने वाली है, तो वो एक्शन में आ गई तुरंत कि मैं देख लूंगी। लेकिन जो आम फल लटक रहा था ना, उसको नहीं पता था, वो विराम में ही था बेचारा, तो गिर गया, क्यों भारी बल लगाया ही था हमने। सिंपल, इससे अच्छा तरीका होगा नहीं समझाने का, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, देखो मैंने लिखा है और लिख भी दिया है मैंने, पेड़ को हिलाने पर फलों का टूट कर गिरना, क्यों? टहनी गति में है, फल विराम में है। सिंपल, क्योंकि हमने भी तो गति कराई टहनी की, तो वो हमारे गति में टहनी तो शामिल हो गई, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी हिल लेती हूँ जब तक हिलाओगे। लेकिन फल कह रहा ना साहब मैं नहीं हिलूंगा, वह नहीं हिलेगा तो जा नीचे, गिर गया फल। सिंपल, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, दूसरा पढ़ो आप। अभी वही मैंने बताया, अब मैंने बस वाला एग्जांपल आ गया है कि बस में, अब समझा रहा हूं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कह रहा है। कोई बस चल रही थी, ड्राइवर ने लगाई ब्रेक, ब्रेक लगती ना, आप एज्यूम करो गाड़ी में कभी बैठे हो तो तुरंत आगे जाएंगे हम, 100% जाएंगे, चाहे कम जाए चाहे ज्यादा जाए। जब सडन ब्रेक लगाएगा ना, अचानक ब्रेक लगाएगा, तो ज्यादा आगे जाते हैं, और धीमे लगाएगा थोड़ा हल्का सा जरूर मूवमेंट होगा, किसमें? अपर पार्ट में। कैसे? क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हैं, हमारा जो लोअर पार्ट है, हमारा जो कमर के नीचे का हिस्सा है, उसको बोलते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का निचला भाग। और जो शरीर का निचला भाग है, वो गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? कनेक्ट है, मतलब जुड़ा मतलब कनेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ मतलब उसके कांटेक्ट में है, स्पर्श में है गाड़ी के। और जब, देखो ये फिजिक्स मान रही है, हमें नहीं पता क्या होता, फिजिक्स कह रही है, वो बता रहा हूं मैं, कि जब ब्रेक लगाई ड्राइवर ने, तो नीचे वाले हिस्से को पता लग गया कि भाई ब्रेक लगने वाली है, हम विराम में आने वाले हैं, क्यों पहले गति में थी ना गाड़ी। तो निचले वाले पार्ट को पता लग गया बॉडी के कि भाई गाड़ी रुकने वाली है, समझ जा तू, समझ जा जरा। तो वो संभल गया, तो नीचे वाले हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आगे वाला गिरा। क्यों? आगे वाले हिस्से को पता ही नहीं है, तो आगे वाला हिस्सा गाड़ी के जो फर्श है या जो नीचे उसका पेंदा है जो भी बना होगा, उस पे टच में ही नहीं है। निचला वाला हिस्सा तो पैरों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। देखो ये फिजिक्स मान रही है। आप तो यूं भी सोच सकते हो यार, निचला जोड़ा है तो ऊपर कहां से अलग रह गया, क्योंकि निचले ऊपर हमारी बॉडी तो एक ही है। लेकिन फिजिक्स ऐसे मानती है कि बॉडी के दो पार्ट है, अपर और लोअर। और जब बस रुकी तो लोअर पार्ट बॉडी का समझ गया कि मैं रुकने वाला हूं, मतलब गाड़ी रुकने वाली है, तो वो भी रुक गया, वो बढ़ा ही नहीं आगे। लेकिन अब अपर पार्ट, ऊपर जो हिस्सा है बॉडी का, शरीर का, उसको पता ही नहीं है कि मैं रुकने वाला हूं, क्यों गाड़ी चल रही थी। तो वो यही सोचता है कि आगे ही तो चलना है, तो एकदम से आगे झुकता है, क्यों गाड़ी गति में थी, वो चाहता है गति करते रहो, तो वो आगे झुका, बस। और जब जब गाड़ी बंद है, दूसरा उदाहरण, जब गाड़ी बंद है और एकदम से स्टार्ट करी, पता ही नहीं, हमें ध्यान नहीं, गाने सुन रहे हैं मस्त, हमें पता ही नहीं है, गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई, विराम से गाड़ी गतिमान हुई, तब क्या था? लोअर पार्ट को पता चल गया, क्योंकि लोअर पार्ट पैरों के माध्यम से गाड़ी के टच में था। ऐसे फिजिक्स कह रही है, ध्यान रखना, ऐसे मानती है वो। तो वो क्या हुआ कि बॉडी का जो लोअर पार्ट है, उसको पता लग गया गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, गति में आने वाली है, विराम से गति में, तो वो तो हो गया सेट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन अपर पार्ट है जो बॉडी का, उसको पता ही नहीं है भाई ऐसा भी होने वाला है। तो वो क्या था, जैसी गाड़ी आगे बढ़ी, जड़त्व क्या करेगा, उसका जड़त्व, ध्यान रखना, विरोध करवाएगा परिवर्तन का, नहीं हम नहीं जाएंगे साहब गति में, हम तो विराम में रहेंगे, तो वो पीछे ही जाएगा। वो पहले नहीं आगे बढ़ा, तो विरोध कैसे करेगा, वो पीछे जाएगी बॉडी। जब गाड़ी आगे बढ़ती है विराम से, तो ऊपर हिस्सा कहां जाता है? पीछे। और जब गाड़ी गतिमान से ब्रेक लगा के रुकती है, तो ये अगला हिस्सा, मतलब ऊपरा वाला हिस्सा, ऊपरी बॉडी का हिस्सा कहां जाता है? आगे जाता है। सिंपल, ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। और कारण क्या? जड़त्व। और जड़त्व क्या होता है? परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व चाहता है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में बनी रहे, और गति में तो गति में बनी रहे। सिंपल। तीसरा रूल है, गोली मारने पर कांच में छेद होना। गोली मारने पर कांच में छेद होना, अत्यधिक गति से आती हुई गोली को कांच से टकराने पर वही भाग गति में आता है जो गोली के संपर्क में रहता है। शेष भाग विराम में। कुछ भी नहीं है, गोली मारी आपने, किस में? कांच है, कोई कांच जानते हो ना, ग्लास इंग्लिश में बोले, कांच की खिड़की है, उसमें गोली मारी तो क्या होगा? कांच का जो हिस्सा है, कांच का जो हिस्सा जिससे बुलेट टकराई, टकराई, वो क्या हुआ? वो गति में आ गया, क्योंकि अत्यधिक गति है। ध्यान रखना, वो अत्यधिक गति में आ रही है, लेकिन वो हिस्सा जहां से टकराई, वो क्या है?
वो उसी के साथ फ्लो में आ गया गति में, और वो निकल के भाग गया उसके साथ। लेकिन बाकी की जो चीज थी वो विराम में ही है, कि उसको पता ही नहीं है। भाई कांच का एक गिलास है, ये खिड़की है, अब हमने बुलेट आई यहाँ पे, बुलेट टकरा के चली गई, तो जहां से टकरा के गई वही पार्ट जाता है, बस बाकी का नहीं जाता है। देख लेना आप कभी मूवियों में, देखना जैसे हमने बुलेट मारी, ठीक है, उसका क्या हुआ, ये हिस्सा उसके साथ ही चला गया बुलेट के। क्यों? गति से आई थी, तो गति के साथ, वो गति में ही ये चीज उसके साथ ही चली गई, मतलब वहां छेद हो गया। बाकी का जो हिस्सा था ये वाला बचा हुआ कांच का, वो क्या वहीं रहा, क्यों? वो विराम में था, उसको पता ही नहीं था कि गति भी हो रही है। ये फिजिक्स ऐसे मान के चलती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहती है, और यदि वो गति में है तो वो गति में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। बताया था मैंने, क्या बताया था? जब गाड़ी में बैठा है कोई व्यक्ति, गाड़ी मोशन में, मतलब गाड़ी चल रही है और उसमें सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो गाड़ी रोकी उसने, मतलब बाहरी बल क्या हुआ, गाड़ी रोकना। ब्रेक लगाई ना, वो बल ही तो है, गाड़ी रोकी, लेकिन गाड़ी गति में थी, विराम में आ गई अभी। तो लेकिन मैंने बताया था, याद करो, कि फिजिक्स क्या मान के चलती है, कि बॉडी के दो पार्ट अलग अलग मान लेती है वो, कि अपर पार्ट कमर से ऊपर, कमर से नीचे लोअर पार्ट, निचला हिस्सा ऊपरी हिस्सा शरीर का। तो जो शरीर का जो निचला हिस्सा है वो पैरों के माध्यम से, जो बस का जो धरातल है, फ्लोर कहते हैं जिसे, उस पर टिका हुआ है, तो उसको पता लग जाता है, वो कांटेक्ट में होता है तो उसको पता लग जाता है कि गाड़ी रुकने वाली है, तो वो उसमें कोई भी हलचल नहीं होती, वो गाड़ी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा होता है शरीर का, वो एकदम से आगे गिरता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, गति में थी, तो उसको लग रहा है गति ही करनी है। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन अपर हिस्से को पता ही नहीं चला बॉडी के, तो वो आगे की ओर झुका। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, और एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, नीचे हमें आम गिराने, तो हम ऊपर चढ़ गए, तो हमने टहनी हिलाई जोर से, तो आम नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो टहनी थी उसको पता था, क्योंकि वो पकड़ी हुई हाथों से, तो उसको पता लग गया कि भाई हाँ मैं हिलने वाली हूँ, गति होने वाली है। उससे पहले जब हमने टहनी को नहीं हिलाना शुरू किया, जिसपे आम लगा हुआ था, फल लगे हुए थे, उससे पहले उसको विराम में थी वो, और लटका हुआ आम भी विराम में था। दो ही अवस्था होती है मोशन की, गति की, वो उसकी फिजिक्स में, पदार्थ की, वस्तु की, सॉरी वस्तु की, क्या विराम में होगा या गति में होगा। तो विराम में थी टहनी, और फल भी जो लटका वो भी विराम में था। जैसी टहनी हिलाई, तो टहनी को तो एडजस्टमेंट कर लिया टहनी ने कि भाई हिलने वाली हूं, लेकिन आम मस्त है, जो फल लटक रहा है वो मस्त है, उसको पता ही नहीं है कि भाई मैं हिलने वाला भी हूँ, वो विराम में रहता है, गिरना पड़ता है उसे, नीचे आ जाता है बस वो। ये एग्जाम्पल याद रखने, डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। हमको लग रहा होगा नॉर्मली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, लेकिन फिजिक्स इस तरीके से देखती है चीजों को। न्यूटन बाबा ने ऐसे चेक किया। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, दोबारा आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो आप पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें आराम से मैंने क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, गति के, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का तीसरा नियम। उससे पहले न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। ठीक है साहब, तो इसको, इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले मैं एक उदाहरण दूंगा छोटा सा, ध्यान देना उस। एक साइकिल है, एक ट्रक है। ट्रक कितना भारी होता है आपको पता है, ट्रक में द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन साइकिल तो बहुत हल्की सी होती है। साइकिल में मान लो वजन होगा 50 किलो, वहीं ट्रक में होगा 1000, 2000, 3000 किलो। नॉर्मली माने 2000 किलो है उसका द्रव्यमान। कितना मान लिया? मान क्या होता है, ये लगभग ज्यादा ही होता है, 2000 किलो। ऊपर गलत लिख दिया मैंने, साइकिल का द्रव्यमान को एम बोलते हैं, स्मॉल एम, ठीक है, ध्यान रखना।
कितना है? ट्रक, ट्रक का मास है ये m1, इसका m2। ट्रक का कितना मान लिया? 2000 किलो। बस इतना ध्यान रखो कि ट्रक बहुत भारी होता है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है ट्रक का। अब साइकिल आ रही है, साइकिल ने किसी को टक्कर मार दी, साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति और उसने टक्कर मार दी किसी को, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो घायल हो जाएगा व्यक्ति जिसको टक्कर लगी है, हाथ पैर छिल जाएंगे, लग जाएगी, लेकिन मरेगा नहीं, वो डाई नहीं करेगा, मरेगा नहीं, वो आपको पता है साइकिल से। वो बात अलग है कि वो कुछ इस तरीके से गिरे कि सिर में चोट आ जाए, वो साइकिल की कारण नहीं, वो वैसे ही है कि उस एंगल में गिरा कि सिर पे ही चोट आ गई, तब अलग बात है कि हेड इंजरी बन गई। वो सब डीप में नहीं जाएंगे, नॉर्मली सोचो कि साइकिल से किसी की टक्कर भी होती है तो नहीं मरता आदमी, इंजरी होती है, घायल हो सकता है वो, ठीक है। अब दूसरा, एक ट्रक टक्कर मारे, ट्रक जिस गति से साइकिल चल रही थी उसी गति से ट्रक भी चल रहा है, ध्यान दें, गति दोनों की बराबर है, साइकिल भी उसी गति से चल रही है और ट्रक भी उसी गति से चल रहा है, लेकिन उसी गति से साइकिल यदि टक्कर मारे तो आदमी घायल होगा बस, मरेगा नहीं। लेकिन सेम गति से जैसे साइकिल चल रही थी ट्रक भी चल रहा है, लेकिन ट्रक की टक्कर से यदि आदमी को चल गया तो मर भी सकता है, चांसेस है कि मर जाएगा वो। अब कारण क्या है इसमें? गति दोनों की बराबर है, सेम गति से चल रहे हैं, तो गति भी मान लेते हैं कि भाई इसकी साइकिल की गति v1 कितनी थी, मतलब वेग, वेग कितना था इसका? 40 मीटर प्रति सेकंड, और इसका कितना है वेग? v2, इसका भी 40 मीटर प्रति सेकंड। देखो बराबर है, लेकिन फिर भी ट्रक की टक्कर से मर सकता है आदमी, साइकिल की से नहीं मरेगा। बस मैं एक ही एग्जांपल में सारा समझा दूंगा, ध्यान देना, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आगे कहीं भी और एग्जांपल आएंगे तो आप अपने आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार संवेग की बात हो रही है, संवेग कारण होता है कई जगह, ठीक है। अब गुणा करके देखो इन दोनों का, mv 50 गुणा 40, 0 0, 2000 कितना, यूनिट भी बना देंगे, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही इनका निकालो, क्या P2 कितना आया, गुणा कर दो, 80,000 केजी मीटर प्रति सेकंड, जो भी आया मीटर, ठीक है, केजी मीटर। अब देखो मैंने ये समझा दिया, अब इसको थोड़ी देर भूल जाओ, ये ध्यान में समझाऊंगा, अभी मैंने ये समझा दिया, साइकिल की टक्कर मारी, आदमी घायल हो सकता, मरेगा नहीं, और ट्रक से टक्कर मारेगा तो क्या होगा, मरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और चाहे गति समान है दोनों की, लेकिन द्रव्यमान में अंतर है, साइकिल 50 किलो की और ट्रक 2000 किलो का। और ये मैंने निकाल लिया P1, P क्या होता है, P होता है मोमेंटम, वही संवेग को कहते हैं P। संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अभी थोड़ी देर इसको पॉज करें, उदाहरण याद रखें साइकिल और ट्रक का, टक्कर का। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। देखो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान जहां भी आए तुरंत याद रखना m, तथा रेखीय वेग, वेग जहां आ गया वो मतलब वेलोसिटी v का गुणनफल होता है, बस रेखीय संवेग। अर्थात संवेग का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु गति में है तब उसमें कितना मास है, ध्यान दें दोबारा, जब कोई वस्तु गति में है तो उसका द्रव्यमान कितना है। अब ये मत सोचना कि द्रव्यमान तो फिक्स होता है, ये याद रखना कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, निश्चित होता है, लेकिन डेफिनेशन कह रही है कि गति में द्रव्यमान कितना है उसका, मतलब गति के समय द्रव्यमान कितना है, अर्थात गति भी हो किसी वस्तु में और द्रव्यमान भी हो, तो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणनफल करते हैं एम वी। तो P बराबर एम वी, यानी संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये होता है फॉर्मूला इसका संवेग का। और P जहां आ गया तुरंत समझ जाना संवेग की बात हो रही है। संवेग, 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 संधि विच्छेद करो, संवेग मतलब वेग है जिसमें द्रव्यमान के साथ वेग है कुछ,
मतलब ऐसा वेग जिसमें मास भी हो, मास के साथ, मतलब जहां मास है ना किसी ऑब्जेक्ट में, मास मतलब मैं मास बोल रहा हूं, समझ जाना, द्रव्यमान, ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान में है, द्रव्यमान तो है लेकिन वो वस्तु गति में है, द्रव्यमान के साथ गति जब भी आ रही है। आप वही बात एक पत्थर से किसी के सिर पे मारो और एक मारो बॉल से, टेनिस की बॉल लो उसको किसी के सिर पे मारो, समान गति रखो, थोड़ा बहुत वो झटका लगेगा, पीछे हो जाएगा, थोड़ी बहुत हल्की सी लग जाएगी, उसके चोट आ जाएगी, लेकिन अब पत्थर से उसी गति से मारो जिससे आपने टेनिस बॉल से मारा था किसी व्यक्ति को, सर फूट जाएगा उसका। कारण क्या है उसका? वेग तो बराबर था लेकिन मास है ना, जो द्रव्यमान पत्थर का ज्यादा होता है और उसका टेनिस बॉल का बहुत कम होता है, तो उसमें क्या कहेंगे, संवेग बहुत ज्यादा है। क्या है? संवेग ज्यादा है, और संवेग ज्यादा है तो वो उतना ही उसके लिए नुकसानदेह होगा, कि एकदम गति तो है ही है, ऊपर से द्रव्यमान भी आ रहा है उसके ऊपर, भारी कोई चीज आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि पत्थर से सिर फूट जाएगा। अब ऐसे ही यहां चलो, आप फॉर्मूला याद करना सिंपल, कि द्रव्यमान कुछ नहीं होता, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल, यानी वेग, गति और द्रव्यमान दोनों जब मिल जाते हैं, मतलब वेग किसी चीज में वेलोसिटी है, गति में, और उसका द्रव्यमान भी ज्यादा है, एक तो वो गति में और द्रव्यमान भी ज्यादा है, तो उसका जो होगा ना प्रभाव, वो बहुत ज्यादा होगा, अधिक प्रभावकारी होगी वो चीज। समझ रहे हैं ना? ध्यान दो, बस सिंपल है कि P बराबर mv, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम मतलब द्रव्यमान, सॉरी संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, सिंपल। उदाहरण वही है, पत्थर से किसी को मारें और एक टेनिस की बॉल से मारें किसी को, तो और सेम गति है दोनों की, मतलब वेग दोनों का बराबर है, उतनी तेजी से बॉल को मार रहे हैं, टेनिस वाली को किसी के सिर पे, और उसी गति से उसको मार रहे हैं, किसको? पत्थर को, तो क्या होगा? सिर फूट जाएगा पत्थर से। कारण है उसका वेग, संवेग कारण है उसका। क्वेश्चन आ जाए ना कहीं, इतना डीप में कहीं नहीं आएगा एमवी गुणा कराओ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि संवेग के कारण सिर फूट रहा है, क्योंकि संवेग पत्थर का ज्यादा होता है, और पत्थर का संवेग ज्यादा है तो वो उतना ही घातक होगा। घातक मतलब उस सेंस में कि उसमें उतनी ताकत ज्यादा होगी। घातक तो इसलिए बोला है वो पत्थर को मार रहे हैं सिर को फोड़ने के लिए, तब बोला है उस सेंस में घातक। घातक मतलब तेजी से उसको मार रहे हैं किसी के सिर पे, तो वो घातक है ना टेनिस बॉल के बजाय। वरना ये कहेंगे कि संवेग के कारण ही उसमें अधिक फोर्स है, अधिक ताकत है, तो वो ज्यादा प्रभावशाली है, प्रभावकारी है। ये संवेग है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। और सदिश राशि है ये, सदिश राशि मतलब दिशा के सहित है, और दिशा कौन सी होती है इसकी? दिशा किधर होगी संवेग की? जिधर वेग है, जिधर चल रही है कोई चीज, जिधर उसकी गति है। पत्थर इधर मारा तो संवेग की दिशा वही होगी, पत्थर मैंने इधर मारा पूर्व दिशा की ओर मान लो, तो संवेग की दिशा भी वही होगी, इसलिए क्या है? सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही बताया था, देखो मैंने इसीलिए ये सब चीज पढ़ाई थी, नहीं कई लोग मैंने देखे पढ़ाते हुए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, लेकिन वो डायरेक्ट ही टॉपिक पे आ जाते हैं जो सिलेबस का पार्ट। इनको इतना नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते तो हैं मैंने देखा है, लेकिन इतना नहीं ध्यान देते इन पे कि हाँ यार इनको, वो मान के चलते हैं कि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे रहा है तो उसको सब आता होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हो सकता है डायरेक्टली पार्ट भी नहीं हो सिलेबस का, लेकिन ये सब चीजें हमें आएंगी ना तो आगे आप रिलेट कर पाओगे, आपको चीजें सरल लगने लग जाएंगी, क्योंकि बेसिक है बिल्कुल, जैसे एकेडमिक के बच्चे पढ़ते हैं। और मैं ज्यादा क्लास नहीं लूंगा ऐसी, बहुत कम क्लासेस करूंगा ऐसी में, बट ये बहुत नेसेसरी मान के चलिए, आप आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि कई जगह ही आएंगे वर्ड, हर जगह आएंगे, संवेग क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, गति क्या है, विस्थापन क्या है, सब आएंगे, एक्सेलरेशन त्वरण क्या है, सब आएंगे। और कहीं ऐसा यूनिट दे दिया, आपको पता ही नहीं ऐसा यूनिट क्या, आप तो रट के बैठ गए इकाई ये होती है ऐसा ही, पर मैं बता रहा हूँ ऐसा यूनिट क्या थी, अंतरराष्ट्रीय एक सिस्टम बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे इकाइयों का, कि आप पाउंड पाउंड यूज, हर जगह पाउंड यूज मत करो, हर जगह किलोग्राम यूज मत करो, ऐसा करो जो हर जगह यूनिफॉर्म हो, कि हर जगह एक जैसा यूज करो इकाई, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जब देशों के मध्य व्यापार हो, कोई स्टडी हो, कोई अध्ययन किया जाए, इसलिए ऐसा ही मात्रक बनाए गए। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो न्यूटन का दूसरा नियम किसका? गति का। तो न्यूटन क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल, किसी वस्तु पर बल की दिशा मतलब बल की जो डायरेक्शन है, जिधर बल लगा रहे हैं उस पे जो कोई बल लग रहा है, वो वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर
के अनुक्रमानुपाती होता है। दर माने रेट, दर मीन्स रेट। तो देखें आप, अभी देखो, इसलिए संवेग पहले पढ़ा कि जो हम बल लगा रहे हैं ना किसी वस्तु पर, वो जो बल लगा रहे हैं हम किसी चीज पे, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? संवेग में परिवर्तन के। और संवेग का परिवर्तन होता है, बताएं, किसी का द्रव्यमान बराबर है भाई, यार मैं हूं मान लो, मेरा द्रव्यमान तो फिक्स है ना, जो भी है निश्चित होता है द्रव्यमान। अब मेरा संवेग परिवर्तन कब होगा? जब मेरा द्रव्यमान फिक्स है। मेरी बात हो रही है, दूसरे से तुलना नहीं कर रहे जिसका द्रव्यमान अलग है। मेरा द्रव्यमान कुछ भी है, फिक्स है वो। अब मेरा संवेग परिवर्तन कब होगा? जब मेरा वेग बदले। मान लो किसी का 50 किलो द्रव्यमान है और उसका वेग कितना है? v1। शुरुआत में मान लो स्पीड है उसकी 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन v2 हो गई साहब उसकी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब लेकिन इस कंडीशन के लिए p अलग आएगा और इस कंडीशन के लिए p2 अलग आएगा। क्यों? ये तो बराबर है दोनों की, ये तो बराबर है मेरा द्रव्यमान, लेकिन ये मेरा बदल रहा है तो मेरा संवेग बदलेगा। कारण क्या है? वेग। तो द्रव्यमान में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। और p कब बदलता है? जब द्रव्यमान बदले या फिर वेग बदले। और एक आदमी के केस में द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसकी बात हो रही है, उसका द्रव्यमान कैसे चेंज हो जाएगा? कभी नहीं होगा, लेकिन वेग बदल जाएगा उसका। समझ गए ना? बहुत आसान है। और वेग में परिवर्तन आया और द्रव्यमान कांस्टेंट है, निश्चित है, तो क्या होगा? उसका द्रव्यमान संवेग चेंज हो जाएगा। संवेग माने पी। और यही ये फॉर्मूला, ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी यही कह रहा है कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया और बल की दिशा में ही चेंज होगा। बल लगाया और वो बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा? वस्तु के संवेग परिवर्तन में। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ लो एक बार तो। अनुक्रमानुपाती का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि किसी चीज में, जैसे मैंने यहां लिखा, हाँ देखें, यदि मैंने ये लिखा आर के, ऐसे लिख दिया मैंने, देखें आप, ये कोई आंकड़े हैं, डेटा है, ये कोई अल्फाबेट नहीं है नॉर्मल की आर माने कुछ भी ABCD वाले नहीं। नॉर्मल सोचें कि आर कोई वैल्यू होती है इसकी और इसकी भी कोई वैल्यू होती है। फिजिक्स में बात कर रहे हैं, अल्फाबेट में, इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं। के कोई वैल्यू है, आर कोई वैल्यू है। अब मैंने कहा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अनुक्रमानुपाती का सिग्नेचर है, साइन है ये, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है ये। तो इसका मतलब है कि यदि के में कुछ हुआ तो इसमें भी कुछ होगा। कैसे? जैसे के में होगा ऐसा ही आर में होगा। यदि के में धनात्मक वृद्धि हुई, मतलब के बढ़ा, तो आर भी बढ़ेगा। रट लो, ये आगे बहुत काम आएंगे। जब ये आ गया ना, ये साइन वाला ऐसे लिखा आ गया, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि ऐसे इसमें बदलाव आएगा, वो ही इसमें आएगा। चाहे पॉजिटिव आएगा तो इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव उधर नेगेटिव। के बढ़ा, आर भी बढ़ेगा, के घटा, आर भी घटा। यह अनुक्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? आर 1/के, उल्टा 1/, कर देंगे। साइन यही रहेगा अनुक्रमानुपाती और इसका, पर इसकी सीध में जब सामने आ जाएगा तो अनुक्रमानुपाती ऐसे आ जाएगा, 1/, करके अपोजिट आ जाएगा यूं। तो ये क्या होगा कि के घटा उल्टा होगा, फिर इसमें फिर दोनों ये उल्टी होंगी, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। के बढ़ा, आर घटा, के घटा, आर बढ़ा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। जहां भी वर्ड है समझ जाना आपने। अब पढ़ते हैं आगे, हम इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, बल, इसी ने बोला कि बल जो होगा ना, कार्यरत बल लगा रहे हैं किसी पे, और वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? चेंज इन मोमेंटम। संवेग में जो परिवर्तन आएगा उसी के आधार पे बल में परिवर्तन आएगा। बस संवेग में परिवर्तन किया तो बल में परिवर्तन आ जाएगा। देख लो, इसीलिए मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, ये अनुक्रमानुपाती का साइन है कि एफ अनुक्रमानुपाती है किसके? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी के। ये साइन है, ये जो साइन है इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा पी जहां भी आ गया ना, त्रिभुज बनता है ऐसे। मैंने जल्दी में बनाया पर ये त्रिभुज होता है ऐसे, देखो ऐसे त्रिभुज है ये। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी मानी देखो, डेल्टा का मतलब जहां भी आएगा मतलब चेंज, परिवर्तन। इसका मतलब होता है परिवर्तन। जहां ये साइन आ रहा ना डेल्टा वाले, इसका मतलब परिवर्तन। तो देखो, इसमें परिवर्तन आया तो यहां भी परिवर्तन आएगा। अब इसको प्रूव कर लेते हैं कैसे होता है, देखो ये। तो देखो, एफ अनुक्रमानुपाती है पी टी। तो देखो पी क्या होता है, अब इसको खोल दो, परिवर्तन कैसे आएगा?
कैसे होगा बताओ, ब्रैकेट में ले लो p, बदलाव कैसे आएगा, m v, m क्या बटे चेंज, ठीक है, चेंज तो हो ही गया है, टी आ जाएगा ना ये तो, ठीक है, चेंज कोई दिखा रहा है, ये तो चेंज पूरा दिखा दी ना, यहाँ चेंज हो गया टाइम के साथ। तो देखो मास किसी का फिक्स है, द्रव्यमान फिक्स है किसी वस्तु का, लेकिन चेंज किसकी वजह से आएगा, एक वस्तु की बात हो रही है, एक की, दो की नहीं हो रही, इसीलिए मैंने एम कांस्टेंट रखा है। भाई ये पी तो है, ये P1 है, ये P2 है, बस यही तो चेंज है, ये P1 P2। अब ये फाइनल है, तो बदलाव कैसे आता है, इनिशियल टू फाइनल, आरंभिक से प्रारंभ में कितना हुआ, आरंभिक वेग था इसका 10 मीटर प्रति सेकंड, और फाइनल कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड, और एम कितना था 50 किलो। तो क्या होगा, एक बार इसके साथ फाइनल वाले के, एक बार इसके साथ, तो गुणा कर दो। अब एफ बराबर एम को कांस्टेंट ले लेंगे, एम को ले लेंगे बाहर क्योंकि दोनों में हमारा सिंपल मैथ है, और ये क्या हो गया v2 माइनस v1 बटे टी, और v2 क्या थी, क्या अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग, और ये v1 क्या है, आरंभिक वेग बटे टी। तो देखें आप, एग्जाम्पल नहीं कर रहे हम, बस समझ रहे हैं इसका डेरिवेशन ये कैसे आया, बस अब करके देखा करो इनको, यदि लगे ना आपको कंफ्यूज हो कहीं भी नहीं है तो देखो, एफ एम वी, अब ये बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, याद करो आप, वेग में परिवर्तन समय के साथ क्या होता है, त्वरण, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, देख लेना पिछली स्लाइड में जाके, कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये अंतिम वेग, ये आरंभिक वेग, और समय के साथ बटे टी आ रहा मतलब समय के साथ, तो ये क्या होता है ए, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, ए हो गया ये। अब एफ, और ये जब साइन हटता है ना, जब साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शन के को, इस अनुपात वाले साइन को हटाएंगे अनुक्रमानुपाती के साइन को, तो यहाँ कोई ना कोई नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, और वो है के। तो इसका खुल गया, तो क्या हो गया ये, एफ बराबर के एम ए, और के को मानते मान लो 1, सपोज के इज 1, कांस्टेंट कुछ भी मान सकते, तो के मान लिया हमने यहाँ पे 1, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, एम ए। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आया न्यूटन के सेकंड लॉ से, कि जो बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल जो होता है वो, देखो यही डेरिवेशन किया जो मैंने यहाँ किया है, मैं यहाँ लिख के लाया हूं, पर मैं समझाने के लिए बता रहा था कि कोई भी चीज पे हम बल लगा रहे हैं तो वो कितना होगा, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, द्रव्यमान में जो चेंज आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। द्रव्यमान में बदलाव आ रहा है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, बल। द्रव्यमान में बदलाव ज्यादा आया तो बल भी ज्यादा लगेगा, और द्रव्यमान में कम बदलाव आया तो तो बल भी कम लगेगा। द्रव्यमान ज्यादा बदलाव आया तो ज्यादा बल, द्रव्यमान में कम बदलाव तो कम बल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं अब अपन, ठीक है, ये निकल गया ना, अभी बताया मैंने, सिंपल, किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती मतलब सेम असर पड़ेगा, संवेग में चेंज पॉजिटिव, बल में पॉजिटिव चेंज, संवेग में नेगेटिव चेंज, बल में नेगेटिव चेंज, बस ये होता है इसका अर्थ। अब देखो आप, ये फॉर्मूला याद रखना है कि इससे ये की फॉर्मूला निकल के आता है इससे न्यूटन के सेकंड लॉ से, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ माने बल, एफ मींस फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए, एम मान द्रव्यमान, ए माने त्वरण, ये याद रख लो, रट लो इसको चाहे आप। अब इसको एप्लीकेशन इसी पे बेस है, यदि त्वरण का मान 0 है, त्वरण क्या ए, त्वरण का मान 0 है, इसका मतलब क्या है, एम ए। अब ये 0 हो गया, मान लो ए मान ले 0 है, तो बल क्या हो गया बताओ, त्वरण 0 बल 0, इसका मतलब क्या है आप बताओ, समझो यार कि ये तो कभी 0 नहीं हो सकता ना, द्रव्यमान नेवर कैन बी 0, द्रव्यमान निश्चित होता कभी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि एफ 0 आ गया, एफ 0 आ गया मतलब किसी चीज पे बल ही नहीं लगा रहा मैं, इसका मतलब क्या है, दो ही मतलब है इसके, या तो वस्तु रेस्ट में पड़ी है, या तो वस्तु रेस्ट में मतलब विराम में पड़ी है तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, या कोई वस्तु निश्चित गति से चल रही है। पुराने कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन समय के साथ v माइनस यू बाई टी,
तो ऐसे ही यहाँ कह रहा है कि ए दो ही कंडीशन में जीरो होगा त्वरण, कब? या तो वस्तु एक ही गति से चल रही है कि उनके वेग में ही परिवर्तन नहीं आया, और वेग ये होता है ए, जब वेग में ही परिवर्तन नहीं आया, मतलब 20 शुरू में था 20 ही शुरू में था, 20 ही लास्ट में था, तो 20 माइनस 20 0/t, तो ए भी जीरो आ गया। इसका मतलब जब, एक बार फिर ध्यान रखो, त्वरण जीरो जब ही हो सकता है जब समान गति से हो या फिर वो विराम में है। तो बल, किसी ने यूं कह दिया आपसे बल जीरो है, बल जीरो है, किसी वस्तु पे लगाया गया बल जीरो, इसका मतलब ये मत मान लेना कि बल ही नहीं लगा रहे हम, बल तो लग रहा है लेकिन त्वरण वहां पे समान है या फिर वस्तु रेस्ट में, दो ही कंडीशन में होगा। और यहाँ लिखा हुआ है त्वरण का मान जीरो है तो वस्तु नियत गति से यानी निश्चित गति से गतिमान है या विराम अवस्था में। कुछ भी रटने का नहीं है, फॉर्मूले में जाओ चेक कर लो, F बराबर ma कब होगा? जब a जीरो होगा। और a कब जीरो होगा? या तो विराम में पड़ी है वस्तु या उनका वेग बराबर है। सिंपल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होता, वो मैंने बता दिया, हो ही नहीं सकता, निश्चित मात्रा में हम जिससे बने वो बना ही रहेगा हमारे अंदर, वही द्रव्यमान है। तीसरा, भारी बल के अभाव में वस्तु नियत वेग के साथ गति करती है तो विराम अवस्था में आ जाती है। भारी बल के, भारी वेग ही नहीं लगा, अब हम किसी पे बल नहीं लगा रहे किसी वस्तु पे, और वस्तु नियत वेग के साथ कर रही है तो विराम अवस्था में आ जाएगी। निश्चित गति से चल रही है और हम कोई बल है ही नहीं उस पे, बल लगा नहीं रहे, हम बल नहीं लगा रहे मान लो किसी वस्तु पे, और वो नियत गति से चल रही है, तो वो कभी ना कभी विराम अवस्था में आएगी आएगी। भारी बल के अभाव में वस्तु नियत वेग के साथ गति करती है या विराम अवस्था में आ जाती है। आपने बॉल में लात मारी, बॉल में लात मारी आपने, अब भारी बल अब थोड़ी लग रहा है, एक बार लगा दिया आपने और निश्चित वेग से वो बॉल जा रही है मैदान में, तो कभी न कभी जाके रुकेगी ना, वो नहीं रुकेगी यार, क्यों? बल ही नहीं लग रहा फिर तो उस पे, अपने आप रुकेगी, वहां जाके विराम अवस्था में आ जाएगी। और यदि आइडियल कंडीशन हुई कि भाई जैसे मुक्त, आपने देखा कभी पढ़ा हो कि निर्वात में से कोई वस्तु छोड़ी जा रही है, निर्वात को मतलब समझ रहे हो, अंतरिक्ष या कोई वायु ही नहीं है, क्योंकि वायु में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वायु भी कुछ ना कुछ तो घर्षण बल लगाती है ना, जो आगे पढ़ेंगे हम, कुछ ना कुछ बल लगाएगी वायु, लेकिन निर्वात से कोई वस्तु छोड़ी जा रही है नीचे तो वो भी एक ही वेग से आती है हमेशा। बताया था मैंने शायद एक आध वीडियो पिछली में, बेसिक में, क्यों आ रही है वो? क्योंकि उसपे कोई भारी बल काम ही नहीं कर रहा है, तो सीधे एक ही वेग से आएगी, और पॉसिबल नहीं है और कहीं वो, क्यों? कहीं ना कहीं तो हवा की वजह से, कोई ना कोई अवरोध की वजह से उसमें घर्षण आता है, घर्षण बल, फ्रिक्शन लगेगा, वो रोकेगा उसको। सिंपल। चलें आगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वाले का, न्यूटन की सेकंड वाले का। टीटी खिलाड़ी, टीटी मतलब टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का खिलाड़ी जब गेंद को मारता है तो सामने वाले को चोट नहीं लगती, जबकि क्रिकेट गेंद से दर्शक को चोट लगती है। यार ऑब्वियसली बात है, टीटी वाला खेल रहा है, उसकी बॉल कितनी सी होती है ना, उसमें गति ज्यादा, लेकिन क्रिकेट की बॉल आ रही है तो चोट लग जाती है। क्यों? वेग ज्यादा है, वेग ज्यादा है, त्वरण ज्यादा है, और वेग ज्यादा होगा, भाई शुरू में मारी, जब उसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी ना बॉल की, जब शुरू में तो इनिशियल, तो यदि बॉल आई हमारे पास, लेकिन बॉलर ने जिस गति से मारी, क्या उसी गति से वो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर जाएगी क्या बॉल? मैंने शॉट मारा 6 के लिए या 4 के लिए, लेकिन जिस गति से बॉलर ने मारी उससे तो ज्यादा गति से ही बैट मारता है ना, उसको हम देखा हो, तभी तो तेजी से बाउंड्री पार कर गई, तो वेग चेंज हुआ ना उसका, मतलब बढ़ा वेग, शुरू में कम था, वेग बढ़ा, वेग बढ़ा उसका मतलब क्या है? वेग बढ़ा उसका मतलब क्या है? त्वरण बढ़ा, और त्वरण में जब चेंज आ रहा है, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला प्रूव करके, चेंज जब आएगा तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है उसका, मोमेंटम मतलब संवेग चेंज हो रहा है, संवेग चेंज होगा वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो संवेग यहाँ पॉजिटिव चेंज हो रहा है। कैसे? वेग बढ़ा, बहुत टेक्निकल है शायद, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं यहाँ पे इतने एग्जाम्पल लेके, कि संवेग बढ़ा, वेग बढ़ा, संवेग बढ़ा, और संवेग में जब धनात्मक चेंज आता है, पॉजिटिव जब चेंज आएगा संवेग में, तो क्या होगा? बल भी ज्यादा लगेगा, और बल जब ज्यादा लगेगा तो गेंद भी तेजी से जाती है। एक उदाहरण, ठीक है, लास्ट उदाहरण दे रखा है, पढ़ लेना आराम से, कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, आपने कभी खेली हो तो या देखी हो, कैच जब लेते हैं क्रिकेट में, तो बॉल को कैच लेते समय यूं पीछे लिया जाता है हाथों, कभी देखना आप, नहीं तो एक वीडियो देखना इसके बाद क्रिकेट का मैच, तो कैच लेंगे तो जब उसको यूं लपकेंगे, कभी यूं नहीं क्रिकेट कैच यूं लिया जा रहा है, यूं यूं ही हाथ रख लिया वहीं की वहीं, नहीं, यूं हाथ पीछे खींचे जाते हैं। कारण क्या है? कारण देखें आप क्या है, यही है न्यूटन का सेकंड लॉ रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। देखो आप, एफ एफ
डेल्टा पी शुरू में ही बताया था मैंने प्रूफ करने से पहले, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी एफ इसके तो अनुक्रमानुपाती है पी के, चेंज इन पी के, लेकिन टाइम के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखो ये व्युत्क्रमानुपाती में टी और ये अनुक्रमानुपाती, यानी पी में कुछ चेंज आया तो एफ में ऐसा ही चेंज आएगा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा। लेकिन उल्टा क्या होगा, समय यदि ज्यादा है तो बल कम होगा, और समय यदि कम है, समय यदि ज्यादा है तो बल कम होगा, और समय कम है तो बल ज्यादा होगा। बस अब देखो मैंने, अब मेरे पास गेंद आई, अब मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, गेंद आई, मैंने ऐसे हाथ किए तो क्या हुआ, मैंने वो समय बढ़ा दिया उसका, कैच लेने में मैंने समय बढ़ा दिया उसको। पहले तो मैं यहीं ले रहा था, वहीं आके रुक गई गेंद, भाई वो कोई ना कोई गति से तो आ रही थी, कोई ना कोई था ना उसमें, एक्सीलरेशन, त्वरण था उसमें, गति थी गेंद में। अब जैसे ही मैंने गेंद कैच ली तो मैंने उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया कैच को लेने में। भाई जब गेंद रुकेगी हाथों में, चाहे वो किसी भी गति से आ रही है, गेंद चाहे किसी भी गति से आ रही है, लेकिन हाथों में रुकेगी वो, तब उसकी गति कितनी होगी, वेग कितना होगा, जीरो हो जाएगा। रुक गई मतलब विराम आ गई तो जीरो हो गया। लेकिन उस समय को यदि मैं बढ़ा दूंगा, यदि मैं समय को कैच लेने में बढ़ा दूंगा, मतलब मैंने समय ज्यादा लिया, मैंने ज्यादा लिया कैच लेने में, उसको वेग को जीरो करने में, गेंद के वेग को जीरो करने में मैंने समय बढ़ा दिया। और जैसे ही मैंने समय बढ़ाया समय, एरो बना रहा हूं ऊपर का, इसका मतलब बढ़ाना, समय मैंने जैसे ही बढ़ाया बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो मेरे हाथों पे चोट भी नहीं लगेगी, कैच भी आसानी से ले लूंगा मैं, राइट। अब दूसरा उदाहरण, यदि मैं हाथों को यहीं रखूं, हाथों को मैं यहीं रखूं तो बॉल यहां टकराएगी, चोट भी हाथों में लगेगी और गेंद गिर भी जाएगी, कैच भी नहीं लिया जाएगा ढंग से। करके देख लेना आप, यूं हाथ करके देख लेना, बहुत कम चांसेज है फंस जाएगी गेंद, चोट तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन चांसेज बहुत कम है कैच लिया, वो गिरी जाएगी नीचे। खेली हो तो क्रिकेट पता होगा आपको। तो ऐसे ही यहाँ पे टी पे डिपेंड कर रही है क्रिकेट की गेंद है जो कैच लेते समय। इसीलिए टेक्नोलॉजी, आजकल देखा होगा ना कि आईपीएल मैचों में देखना कितनी कितनी टीमों ने अपने एक्सपर्ट रख रखे हैं इन चीजों को मूल्यांकन करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम बन गया आजकल, देखना कभी सब चीज सिखाई जाती है उनको, कभी किसी ने ट्रेनिंग करी हो तो पूरा पार्ट होता है उसमें इस चीज का, ऐसे ध्यान देना है, ऐसे पकड़ना है, ये एंगल रखना है बॉल का, ये बैट का, ऐसे सब रखा जाता है। तो ये याद रख लें सिंपल वर्ड में कि यदि समय ज्यादा तो बल कम लगेगा, समय कम तो बल ज्यादा लगेगा, सिंपल यही होता है क्रिकेट लेते समय। समय को बढ़ाते हैं हम उसके को, कि उसका वेग जीरो होने में समय बढ़ा दूं मैं, और जैसे ही मैं समय बढ़ूंगा तो बल कम लगेगा, मेरे चोट भी नहीं लगेगी। यही कह रहा है देखो, क्रिकेट में कैच लेते समय हाथ पीछे खींचने से गेंद का संवेग जीरो या कम हो जाता है, जिससे गेंद रुक जाती है। यदि हाथ पीछे ना खींचे तो गेंद हथेली से टकरा कर गिर भी जाएगी और चोट लग जाएगी। क्लियर? दो जो मैंने समझा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, पर मैं समझाना चाहता था आपको, क्योंकि ये मैं जल्दी भी करूंगा ना तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये आते हैं, देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीधे आते हैं कि क्यों करते हैं, समय बढ़ाते हैं हम उसका, कैच लेते समय समय बढ़ाते हैं, समय बढ़ाएंगे तो सिंपल कुछ भी नहीं रटना, एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये याद रख लो कि टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है बल के, टाइम बढ़ाया बल कम हो लगेगा, टाइम घटाया बल ज्यादा लगेगा, सिंपल, इसीलिए टाइम बढ़ाते हैं। ठीक है आगे चलते हैं, है ना। कुछ भी नहीं है, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ और पढ़ते हैं आज, बस हो जाएगा। ठीक है देखें आप, ठीक है पानी पीते हैं। लगता आसान है पर बिना ऑडियंस के पढ़ाना बड़ा अजीब होता है, पता ही नहीं होता टारगेट की कौन सामने, वरना इतना टाइम लगता भी नहीं समझाने में, मैं बस 5 मिनट में समझा देता आपको। इसीलिए मुझे भी लगता है मैं बेस्ट दूं अपना, समझ रहे हैं आप, इसीलिए समय लग रहा है कई बार आंकड़ों में, इसलिए जल्दबाजी कर जाता हूँ। पर कॉन्सेप्ट आप पढ़ना कहीं गलत नहीं, कहीं आप इसके बाद आप क्या किया करो मैं समझाऊंगा आपको, मैं कहाँ से नोट्स बना रहा हूँ, एनसीईआरटी और आरबीएसई की कोई सी बुक ले लेना, इतने अच्छे से वहां समझाया हुआ, एक एक एग्जाम्पल लेके उसको एलोबरेशन करके आराम से समझ में आएगा आपके, कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत बेसिक है। पर कई चीजें क्या इंटरमिक्स हो जाती हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो। एफ एफ सेकंड लॉ क्या कह रहा है, बल अनुक्रमानुपाती होगा किसके, संवेग परिवर्तन की दर के। बस संवेग में धनात्मक चेंज आया, समराइज कर रहा हूं सेकंड लॉ को, संवेग में धनात्मक परिवर्तन आया तो बल धनात्मक परिवर्तन आएगा क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, संवेग में नेगेटिव चेंज आया तो बल भी कम लगेगा। और कैच का उदाहरण है अपने पास, और एक उदाहरण और है क्या, जल्दी से बता रहा हूं,
जैसे कोई बच्चा फर्श पे गिरता है, चोट लगती है कमर में, कहीं भी जैसे भी गिरता कहीं चोट लग जाएगी, लेकिन जैसे ही वो रेत के ढेर पे गिरेगा चोट नहीं लगेगी। रेत के ढेर पे गिरेगा चोट नहीं लगती इतनी ज्यादा जितनी फर्श पे लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो गति में आ रहा है, कोई बच्चा मतलब कहीं से गिरा, कोई भी बच्चा हो, आदमी हो, कोई भी वस्तु गिरी, वस्तु नहीं कहेंगे कि उसके चोट नहीं लगेगी, कोई आदमी गिरा फर्श पे, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसका वेग जीरो हो गया गिरते ही, टाइम कम लगा वेग को जीरो होने में, टाइम कम लगा तो बल ज्यादा लगेगा फर्श पे, बल ज्यादा लगेगा तो उसके चोट लगेगी, बल ज्यादा चोट ज्यादा। अब लेकिन रेत के ढेर पे गिरता है ना, तो वो देखना रेत पे गिर के देखना, रेत पे गिरेगा तो फिसलता चला जाएगा बहुत दूर तक, तो उसका जो वेग है ना बहुत देर में कम होगा, बहुत टाइम लेगा कम होने में, जीरो होने में, तो टाइम ज्यादा ले लिया रेत पे। सिंपल याद कर लो ये फॉर्मूला, रेत पे समय ज्यादा ले लिया तो बल भी उसको कम लगेगा, बल कम लगेगा चोट कम लगेगी, सिंपल। ठीक है, अब इससे तो सिंपल कोई है ही नहीं, न्यूटन का जो ये नियम है तीसरा, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। फॉर एवरी एक्शन, ये डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, दैट्स इट। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, मैंने इधर बल लगाया तो उधर से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे प्रतिक्रिया का बल नियम कहते हैं। गेंद मारी मैंने दीवार पे, टकरा के वापस आएगी, मैंने गेंद मारी, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करी, मैंने एक्शन किया ना, एक्शन रिएक्शन। मैंने क्रिया करी कि मैंने गेंद मारी और लौट के आई, जितनी तेजी से मारूंगा उतनी तेजी से लौट के आएगी, दैट्स इट। क्रिया, दीवार ने वापस फेंक दी, बस यही है। दूसरा, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं न्यूटन के थर्ड लॉ से। अब हम चल रहे हैं, हम चले, हमने पैर रखा जमीन पे, हमने पैर जमीन पे रखा तो जमीन को प्रेस किया, जमीन को प्रेस किया तो हमने क्रिया, बल लगाया ना जमीन पे, क्रिया करी हमने, तो जमीन ने क्या किया, उल्टा हमको आगे धकेल दिया प्रतिक्रिया में, तो इसलिए हम चल पा रहे हैं। देखो न्यूटन कितनी बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कितने डेली लाइफ में कितना घुसा दी साइंस, देखो कि हम चल रहे हैं उसमें भी न्यूटन का लॉ लगा दिया उन्होंने, मतलब इसमें भी दिमाग लगा दिया कि यार हम चल रहे हैं, जब भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, नहीं कौन ऑब्जर्व करता, चल रहे हैं हम तो चलते ही जा रहे हैं, ऐसे ही निकल जाएंगे। उन्होंने हर जगह ऑब्जर्व किया कि यार मैं चल रहा हूं तब भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, आगे देखें, रेत पर चलना कठिन होता है, हाँ वही रेत बार बार आ रही, वहां भी आ रही थी सेकंड लॉ में भी, क्यों, टाइम बढ़ रहा था वेग को जीरो होने में, वेग वेग में टाइम कम ज्यादा लगा तो बल कम लगा, इसलिए चोट रेत पे नहीं लगती, फर्श पे लगती है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, हम रेत पे जब चल रहे हैं, रेत पे हम जब चलेंगे तो देखना कि रेत पे जैसे ही मैंने पैर रखा तो उसमें जो रेत होगी ना नीचे, वो क्या होगी, पीछे खिसक जाती है, रेत पीछे खिसक जाती है, तो रेत पीछे खिसकेगी तो वो बल नहीं लगा पाएगी, उल्टा प्रतिक्रिया वो कम लगा पाएगी। मैंने क्रिया करी, मैंने रेत पे पैर रखा, समझना, आप ये मत सोचना कि भाई टॉपिक इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी का सेंस क्या है, आप किताब में पढ़ लो, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा तो मीनिंग ही नहीं रह जाएगी कोई मेरे पढ़ाने की, इसीलिए मैं झोंक देता हूँ अपने आप को जितनी कोशिश हो पाती है। ठीक है, आप बदले में क्या करोगे, पढ़ोगे और रिजल्ट्स में आपका दिखना चाहिए, आई एम विद यू ऑलवेज। ठीक है, तो आपने पैर रखा रेत पे, और रेत पे पैर रखा मतलब क्रिया करी आपने, तो रेत को बदले में क्या करनी चाहिए थी, प्रतिक्रिया करती ताकि हम आगे जाएं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। रेत पे हमने पैर रखा तो रेत ही पीछे चली गई, और जब रेत पीछे चली गई तो वो बराबर प्रतिक्रिया नहीं दे पाई ताकि आगे बढ़े, तो इसलिए हम रेत पे बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। देखा होगा ना, स्पीड कम हो जाती है रेत पे, और नॉर्मल रोड है, कोई नॉर्मल धरातल है, उस पे आप देखना बहुत तेजी से चलोगे आप। यही कारण है न्यूटन बाबा का तीसरा नियम यही कह रहा है कि साहब मानो मेरी बात, और इस हिसाब से इसीलिए टेक्नोलॉजी कर रही है, इंप्रूवमेंट कर रही है, इतने सारे रिवॉल्वर वाला बताया था मैंने, हर जगह वही है, इंप्रूवमेंट ही है। अब दूसरा देखो, बंदूक चलाते समय हाथ में झटका लगना, देखना कभी, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ गई, झटके वटके इतने नहीं लगते रिवॉल्वर से, लेकिन कभी जब बंदूक पहले चलाते थे ना, तो पहले दोनों हाथों को यूं करते थे, क्यों करते थे, देखो मैं रख देता हूं, ये थोड़ा पेंसिल समझा देता हूं, ऐसे चलाते थे यूं, इस हाथ को यहां रख देते थे ताकि झटका कम लगे, क्यों, मैंने गोली छोड़ी तो गोली गई आगे, दैट इज क्रिया, एक्शन। लेकिन बंदूक ने क्या किया, पीछे झटका मारा, रिएक्शन में वो भी तो कुछ करेगी ना बंदूक, मैंने आगे गोली भेजी तो रिएक्शन में बंदूक पीछे जाएगी, वो रिएक्शन है, तो इसलिए कंधा पकड़ते थे पहले,
पूछना किसी पहले जो आर्मी में रहे हो, हमारे कोई आपके रिश्तेदार या आसपास कभी, कि ऐसे करते थे कि आप पहले 60 70 80 के दशक में। अब का मुझे इतना पता नहीं, एडवांसमेंट हो चुका है, बहुत अच्छी अच्छी राइफल्स और टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, वो इसलिए होता था कि एक्शन तो रिएक्शन भी होगा, बराबर मात्रा में होगा। जितनी तेजी से वो जाएगी गोली आगे, उतनी तेजी से कंधा पीछे आएगा, क्योंकि बंदूक पीछे आएगी तो कंधे पे तो आएगा झटका, इसीलिए कंधे को पकड़ के चलाते थे। ये न्यूटन ने ही कहा है सारा। बहुत सारी चीजें न्यूटन की डेली लाइफ में आ रही हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम लगा दिया था आपके लिए। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, बंदूक जा रही है, आगे गई तो पीछे इसमें झटका आएगा। दिख नहीं रहा होगा इतना अच्छा, बट देखो ये यहाँ देखो, नाव, नाव जैसे नाव से आप कूदेंगे ना आगे, जैसे यहाँ पे नाव आ गई और यहाँ पे किनारा है, जैसे ही आप नाव पे पैर रख के आगे जाएंगे ना, तो आप तो क्रिया करिए, आप आगे कूदे, लेकिन नाव पीछे जाती है। क्यों? प्रतिक्रिया हुई ना फिर, बराबर मात्रा में। जितनी तेजी से आप भागोगे नाव से कूद के, उतनी तेजी से वो पीछे जाएगी। सिंपल। दूसरा उदाहरण ये है, क्या है ये? बैलून। दिख नहीं रहा है पर ये गुब्बारा है। गुब्बारा में क्या होगा? हॉट एयर होती है गुब्बारे में। तो हॉट एयर क्या करती है? गर्म होके नीचे जाती है, क्योंकि उसका नीचे खुला रहता है, नीचे बना रहता है, उसमें मार्ग होता है, वहां पे नीचे गई गर्म होके, नीचे जा रही, क्रिया करी नीचे जाने की, तो गुब्बारा ऊपर गया, हो गई ना प्रतिक्रिया। सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है, असंख्य उदाहरण है, कहीं भी अप्लाई कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर मात्रा में विपरीत प्रतिक्रिया होगी, विपरीत दिशा में। मैं इधर गेंद मार रहा हूं तो गेंद उल्टी आ रही है, मैंने इधर मारी नॉर्थ में तो गेंद आई ना उल्टी साउथ दिशा में। ऐसे सिंपल, ज्यादा लगाना ही नहीं है इस पे दिमाग, कोई पीएचडी नहीं करनी है हमको। एग्जाम ओरिएंटेड सोचना, पहले दिन भी बताया था, तो एग्जाम ओरिएंटेड बस इतना सही है इसमें। आगे देखता हूँ क्या रह गया, तो टाइम शायद अभाव है, क्योंकि मैं काफी टाइम ले गया बीच में न्यूटन के सेकंड लॉ में और लीनियर मोमेंटम में। बहुत कम बचा है गति में, उसके बाद बल आएगा, कार्य एनर्जी, अब तो बढ़ते जाएंगे, अब तो सिलेबस के पार्ट आने वाले हैं, आप मिला के देखना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो आप, पर कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने के यदि आप घर जाके नहीं पढ़ते हो। 1 घंटा का है, कितना? 1 घंटा आप पढ़ लो भाई, साइंस के लिए 2 घंटे दे दो आप, 1 घंटा मेरी वीडियो देख लो, या 1 घंटा वो पढ़ लो किताब, एनसीईआरटी आरबीएससी कोई भी एक ले लो जो आपको सूटेबल हो। कुछ भी नहीं है बाकी के, मैं आपके साथ हूँ, आप जरूर क्वेश्चन लिखें, कहीं भी दिक्कत हो। मेरे आपको लग रहा है सर आप तो बहुत जल्दी बता देते हो, आप फ्लो में आ जाते हो, तो आप मुझे जरूर बताना। मैंने पहले दिन भी बोला था, अपनी गलती स्वीकारना और अपनी बुराई को एक्सेप्ट करना सफलता की निशानी हो जाती है किसी दिन की। यार मैं इंप्रूव तो तभी करूंगा ना, मैं सुपर थोड़ी हूं कि मैं ही अपने आप में ब्रह्मांड हो, मैं ही सही हूं, कोई नहीं। आई एम नॉट द एक्सेस ऑफ द अर्थ। मैं धुरी नहीं हूं धरती की, धरती की धुरी कोई नहीं है। कि धुरी क्यों कह रहा हूं मैं? धुरी यही तो सोचती है, मान ले आदमी होती, मैं कल्पनाएं कर रहा हूँ कि धुरी यदि कोई आदमी होता बहुत तगड़ा पावरफुल, वो सोचता मैं इधर हुआ धरती इधर हुई, मैं इधर हुआ धरती इधर हुई। नॉट पॉसिबल, यू आर नॉट द एक्सेस ऑफ द अर्थ। इतने पावरफुल नहीं हो आप धरती को ही चला रहे हो। चीजें बदलती हैं, अपने हिसाब से होती हैं चीजें। कई चीज संयोग से होती हैं, कई बार मेहनत से भी होती हैं, तो आप दोनों को चलने दो। जो चीजें मेहनत से हो रही है उन्होंने मेहनत से करें, जहाँ संयोग है वो अपने आप होना ही होना है, क्यों घबराना फिर। ठीक है, चलो एंजॉय द वीकेंड, गुड नाइट, थैंक यू।